ये नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप लोग, मेरी आवाज आपको लोगों को तक आ रही है? जिनको आ रही है जरा हैंड रेज करें। जी, तो मोस्टली लोगों को जो है वो आवाज आ रही है। ओके जी, कल मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं कि कल हमने एक्चुअली क्या चीज परफॉर्म की थी। कल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी हमने ग्रुप डेटा सेट के लिए, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट की क्लास बाउंड्रीज बनाई और उसके कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो हमने कैलकुलेट की थी। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमने एक्चुअली जो है वो कैलकुलेट कर ली थी। ठीक, और इसी तरह से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, देन मिड पॉइंट्स और फिर एट द एंड कैसे आपने क्लास इंटरवल्स बनाना है। इसके बाद हमने इसी का ही टेबल बनाया था। ये मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास बाउंड्रीज क्या है। हिस्टोग्राम, अगर इक्वल क्लास इंटरवल हो और हमें हिस्टोग्राम बनानी हो तो एक्स एक्सिस पे आप बेसिकली क्लास बाउंड्रीज लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी। ठीक, और देन हम इसकी हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ देते हैं। ऐसे लिखा गया है 85.5 से लेके 90.5 तक 6 ऑब्जर्वेशन, बस इसी को ही एज इट इज लिख देते। 85.5 से लेके 90.5 तक टोटल 6 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 6 साइड पर मैंने इसको जो है वो स्केच कर दिया। 90.5 से लेके 95.5 तक 4 ऑब्जर्वेशन है। रिमेंबर है, क्लास बाउंड्रीज आपने लेनी है तो ये क्लास बाउंड्रीज ही बनी हुई है बिकॉज देयर इज नो गैप। और इसी तरह से आप सारी के सारी हिस्टोग्राम जो बना देंगे, लेकिन क्लास इंटरवल इक्वल के लिए। क्लास इंटरवल सपोज अनइक्वल है तो फिर आपने एक्स एक्सिस पर एज इट इज क्लास बाउंड्रीज, लेकिन ऑन वाई एक्सिस देयर इज एन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी बट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की रीजन ये है कि फर्ज करें अगर मैं वैसे कंपैरिजन कर दूं और ये कह दूं कि जो लास्ट क्लास है उसमें सबसे ज्यादा रीडिंग है, कंपैरिजन करके बता रहा हूं भाई। कंपैरिजन तो वहां पर होता है जहां चीजें इक्वल फुटिंग्स पर हो। अब वही कल वाली बात कि जी कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन है ही बहुत कम, और आप कहेंगे उस मुल्क में तो कोरोना से डेथ हो ही नहीं रही। हो सकता है वहां एक बहुत छोटा सा शहर है, वहां टोटल रोगी 500 रहते हैं, किसी एक को भी कोरोना नहीं हुआ, तो आप तो ये तो नहीं कहेंगे। वहां 50,000 लोग रहते हैं और 2 को कोरोना हो गया तो आपने कहना जो उधर बड़ा स्प्रेड हो गया, 2 है इधर कोई भी नहीं है। वो लोग भी तो 500 है ना। तो इस वजह से हम फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको डायरेक्टली जो है वो कंपैरिजंस में जो है वो नहीं लेकर आ सकते। तो इसके लिए फिर हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है। दैट इज द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एफ डिवाइडेड बाय एच। जितना इंटरवल हो हम उस इंटरवल को उससे डिवाइड करेंगे। तो अब इसको अगर आप कंपैरिजन में लेकर आए और देखें, यहां से आपको ये चीज समझ आएगी कि ये देखें, ये 2 है, ये 5, ये 1
एंड देन आप फौरन गैस कर लेंगे कि सबसे ज्यादा रीडिंग जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आनी चाहिए। तो पहला जो 5 से लेके दिल तक का ग्रुप है उसमें फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 है, देन देयर इज एन अदर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.5, और आखिरी ग्रुप है अगर उसको लेंथ के साथ एडजस्ट करें तो हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर रीडिंग एडजस्ट करके देखी जाए तो वो पहले सेल में ही बनती है। तो हिस्टोग्राम एक जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसका ग्राफिकल व्यू हिस्टोग्राम। अब एक और ग्राफ है और इस ग्राफ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसी भी मैथमेटिकल ऐसी फिगर जो क्लोज हो, नॉट ओपन, लाइक दिस वन, ये क्लोज है, पॉलीगॉन कहलाएगी, पॉलीगॉन फिगर कहलाएगी, पॉलीगॉन फिगर कहलाएगी, क्लोज होनी चाहिए, क्लोज ऑन ऑल साइड्स, पॉलीगॉन। ठीक है, 4 साइड्स हैं तो ये स्क्वायर कहलाएगी, ये रेक्टेंगल कहलाएगी, लेकिन इन सारी फिगर्स को हम पॉलीगॉन फिगर्स जो हैं वो कॉल करते हैं क्योंकि इट शुड बी क्लोज्ड। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट्स, on the y axis there should be frequency, midpoints and frequency। अब जो x एक्सिस है वहां पर हमने मिड पॉइंट्स रखना है। ये मैंने वही टेबल दोबारा से बना दिया, फिलहाल इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, और फॉर द टाइम बीइंग ये जो डेटा सेट है, पहली क्लास जो है वो 86 से 90 स्टार्ट हो रही है और इसमें 6 रीडिंग्स हैं। दूसरी क्लास जो 91 से 95 पे स्टार्ट हो रही है इसमें टोटल 4 रीडिंग्स हैं। तीसरी क्लास में 10 रीडिंग्स हैं एंड सो ऑन। अब जो कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, वी डोंट नो द एक्चुअल रीडिंग्स। हमें एक्चुअल 6 रीडिंग्स कौन सी हैं एक्चुअली वो नहीं पता चल सकती। 6 जो एक्चुअल रीडिंग्स हैं वो कौन सी 6 एक्चुअल रीडिंग्स हैं, वी डोंट नो। इसके लिए हम फिर सपोज करते हैं, और सपोज करते हैं कि उस क्लास का मिड पॉइंट क्या है। जो उस क्लास का मिड पॉइंट होगा सारी की सारी रीडिंग्स हम वही समझेंगे। अब उस क्लास का मिड पॉइंट 88 है, तो मैं इस चीज को ऐसे समझूंगा कि इस डेटा सेट में 6 ऑब्जर्वेशंस जो है वो 88 है, 4 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 93 हैं, 10 ऑब्जर्वेशन इसमें 98 हैं, 6 ऑब्जर्वेशन इसे 103 हैं। अच्छा, जैसे मैं अप और डाउन, उधर मैंने पढ़ा था 5 से लेके 10 तक ऑब्जर्वेशंस, और इधर पढ़ रहा हूं कि ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 6 की 6 ऑब्जर्वेशन ही 88 है। अब यहां ये कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं पर एंड नहीं हो रहा, बल्कि सिंगल नंबर ही आ रहा है कि 6 की 6 ऑब्जर्वेशन ही 88 है। तो अब देखें, इस ग्राफ को मैंने स्केच किया है 88, और कहा है कि 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो 88 है, एक डॉट लगा दिया आपने, 6 ऑब्जर्वेशन 88 है, 4 ऑब्जर्वेशन 93 हैं, 93, और ये 4 है, डॉट लगा दिया। देन 10 ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो कि 98 कहलाएंगी, 98 10, और उसके बाद आपने इसको ज्वाइन कर देना है लाइन के साथ, लाइंस के साथ आपने इन सबको जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो लाइन के साथ आपने इसको जो है वो ज्वाइन कर दिया, बन तो गया, पता तो चल गया कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी दफा डेटे में आ रही है। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज फिगर, ये पॉलीगॉन नहीं है। अब इसको क्लोज करने के लिए अब जरा नोट करें कि मेरे पास 83, 93, 98, 103, 108 और 130 यहीं तक डेटा सेट था। कितने गैप के साथ चल रहे हैं ये? 5 के गैप के साथ चल रहा है। ओके, अच्छा, इससे जो पहला वैल्यू है वो 83 आती है ना, 5 के गैप के साथ अगर जाए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी रीडिंग्स डेटा में 83 हैं, भी 83 तो डेटे में आ ही नहीं रहा। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स 83 occurs इन द डेटा? तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं
कि जी 0 टाइम्स 83 डेटे में आ रहा है, इसलिए कि 83 डेटे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरी तो क्लास ही 86 से स्टार्ट हो रही है, तो 83 तो डेटे में आ ही नहीं रहा। तो आप एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट कह लें इस साइड पे लेके, और यहां मेंशन कर सकते हैं कि ये 0 टाइम डेटे में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली डेटा, लास्ट मेरी क्लास थी कल वाली, वो 115 पर एंड होती है, आखिरी मिड पॉइंट जो है वो 113 बनता है, लेकिन मैंने एक और एक्स्ट्रा मिड पॉइंट 118 भी शामिल कर दिया है। आप कहेंगे 118 तो डेटे में है ही नहीं, कितनी दफा डेटे में आ रहा है? आप कहेंगे है ही नहीं, आ ही नहीं रहा। तो ठीक है, मैंने भी लिख दिया 0 टाइम्स अकर्स इन द डेटा। और अगर आप अब ये इसको भी शामिल करें ग्राफ का हिस्सा, 83 अकर 0 टाइम, तो 83 अकर 0 टाइम्स इन द डेटा, 83 occurs 0 times in the data. (83 occurs 0 times in the data. इसको भी शामिल कर दें ग्राफ में, तो ग्राफ इधर से जाके क्लोज हो गया। 118 occurs 0 times in the data. 118 also occurs 0 times in the data. तो ग्राफ इधर भी क्लोज हो जाएगा 0 टाइम्स इन द डेटा, तो ग्राफ इधर भी क्लोज हो जाएगा। तो हम कह देंगे क्योंकि ग्राफ दोनों साइड पे क्लोज हो गया है, नाउ इट बिकम्स द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फिगर। ठीक, तो हिस्टोग्राम में हम पूरी की पूरी क्लास को बताते हैं कि इस क्लास में इतनी वैल्यूज हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनती है कि जी डेटा की एक्चुअल वैल्यूज तो चूंकि हमें मालूम नहीं होती कि उस डेटा की एक्चुअल वैल्यूज है कितनी, क्योंकि हमें वो मालूम नहीं होती, तो दैट्स वाई हम पहले उसको जो है वो स्केच कर देते हैं, एंड देन एट द एंड हम उसको ये मेंशन कर देते हैं कि कितनी दफा कौन सी वैल्यू जो है वो डेटा सेट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो देन इट बिकम्स अ क्लोज फिगर एंड इट बिकम्स अ पॉलीगॉन फिगर। अब ये जो पॉलीगॉन है, इसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल देते हैं, यानी कि दो अल्टरनेटिव नेम से हम लोग याद करते हैं इनको। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड इक्विवेलेंटली फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब एक्चुअली हमें नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में जो डेटा सेट हमारे पास होगा, हमने उस डेटा सेट की शेप पहचाननी है कि किस किस्म का डेटा सेट है। जैसे इंसानों के नहीं मूड होते, आप कहते हो यार वो बड़ा गसीला है, बड़ा गुस्से वाला है, वो बड़ा हंसमुख है, वो बड़ा खामोश तबासा है, तो आप कह सकते हो कि आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन पर्सन्स की, वो आप कहते हो ये उसकी नेचर ऐसी है, उसकी नेचर ऐसी, उसकी नेचर ऐसी है। बिल्कुल इसी तरह से डेटा की नेचर भी है कि डेटा किस किस्म का है, इस डेटा की नेचर कैसी है। आगे वाले चैप्टर्स में मैं कहूंगा कि अगर डेटा इस किस्म का है तो आप ये वाला स्टैट्स का फार्मूला लगाएं, लेकिन अगर डेटा की नेचर ये है तो आपको स्टैट्स का ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन ना आप किसी से बात करते हो और आपको पता है कि यार ये बंदा जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार इसका फिर फार्मूला ये है कि उसके साथ बहस ना करो, क्योंकि वो जल्दी आप जो है वो बूस्टअप हो जाता है, जल्दी वो नाराज हो जाता है, तो फिर फार्मूला उसको टैकल करने का यही अप्रोप्रिएट वे है कि उसके साथ बहस ना की जाए। ठीक है ना, कुछ इसी किस्म का। तो यहां पर भी स्टैट्स का फार्मूला कौन सा लगना है, वो उससे पहले आपको डेटा की शेप चाहिए। 3 पॉसिबल शेप्स जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं। शेप में भी सिमेट्रिकल शेप। अब सिमेट्रिकल शेप क्या होगी, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं, और जहां पर उसकी पीक आ रही है अगर वहां से इसको कट कर दिया जाए, तो वो जो लाइन जिससे आपने कट किया है, नोट करें कि दोनों साइड पे तकरीबन एक जैसी ही फिगर बनती है। वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर साइड। बिल्कुल जिस तरह की शेप इस साइड पे चल रही है, बिल्कुल उसी तरह की शेप इस साइड पे चलती है। इसको हम टेल्स कहते हैं, दुम, ये टेल्स हैं। तो अगर देखें कि ये
राइट टेल है, ये लेफ्ट टेल है, सेंटर पॉइंट से अगर मैं कट कर दूं तो राइट टेल और लेफ्ट टेल बिल्कुल एक ही लेंथ में चल रही है, तो हम इस शेप को कह देते हैं दिस शेप इज अ सिमेट्रिकल शेप। और जो सिमेट्री का अपोजिट है वो है स्क्यूड। जैसे डे का नाइट होता है, डार्क है लाइट है, तो सिमेट्रिकल अपोजिट स्क्यूड है। जो सिमेट्रिकल ना हो उसे हम स्क्यूड शेप कहते हैं। अब ये क्यों सिमेट्रिकल नहीं है कि सेंटर से जहां से मैक्सिमम है अगर मैं कट करूं तो वी डोंट से कि बोथ साइड्स ऑन द लाइंस आर द सेम टेल, नहीं, इसकी राइट टेल थोड़ी लेंथी चलती है, इसकी लेफ्ट टेल जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन राइट टेल डेटा इस किस्म का है कि राइट टेल एक्सटेंडेड है, ठीक। इसे हम कह देते हैं स्क्यूड टू द राइट, राइट साइड पे स्क्यूड है, यानी कि जिस साइड की उसकी टेल लेंथी होगी हम कह देंगे कि ये उसी साइड पर स्क्यूड है, तो इसे हम कह देते हैं स्क्यूड टू द राइट। या राइट साइड पे जो नंबर लाइन होती है हमारे, अगर मैं यहां पर कह दूं कि ये जीरो स्क्यूड है, यानी कि ये सिमेट्रिक है, जीरो स्क्यूनेस इसमें है ही नहीं, ये है ही सिमेट्रिक, तो जो इस साइड पर स्क्यूड होगी उसे राइट स्क्यूड कहेंगे, जो इस साइड पर स्क्यूड होगी उसे लेफ्ट कहेंगे। जीरो की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू, जीरो की राइट नेक्स्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू, इस वजह से हम इसे पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड भी लफ्ज कॉल करते हैं। तो कोई सी भी ऐसी फ्रीक्वेंसी कर्व जिसकी राइट टेल लेंथी हो एज कंपेयर टू लेफ्ट टेल, तो उसे हम राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड कह देते हैं। और इसको जो है इसका अपोजिट है, अब इसकी लेफ्ट टेल लेंथी है तो हम इसे कह देंगे कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और इसकी कौन सी टेल लेंथी है, ये राइट स्क्यूड है लेफ्ट स्क्यूड है, चूंकि इसकी दोनों टेल सेम है तो ना तो ये राइट स्क्यूड है ना ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये तो स्क्यूड है ही नहीं, ये क्या चीज है, ये तो सिमेट्रिक है। ओके, तो तीन तरह की और भी शेप्स, लेकिन कॉमनली जो शेप्स डिस्कस करेंगे हम वो यही तीन तरह की शेप्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों हमें शेप में इंटरेस्ट होता है, क्यों हमने शेप डिस्कस करनी होती है, इसलिए हमने शेप डिस्कस करनी होती है कि ताकि हमें पता चल सके कि इस डेटा सेट की शेप कौन सी है और बाद में डिसीजन करने में आसानी हो कि इसके ऊपर अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स का कौन सा फार्मूला जो है वो हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब एक छोटी सी आपको मैं एक्सरसाइज देने लगा हूं, आपने उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और मुझे यह बताना है कि इस डेटा सेट की शेप जो है वो कौन सी है। मैं एक छोटा सा डेटा सेट लिख रहा हूं, उस आपने ये बताना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने मुझे बतानी है बना के कि इस डेटा सेट की शेप कौन सी है। तो क्वेश्चन है discuss the shape of the data, discuss the shape of the data, और डेटा आपको मैं दे रहा हूं, क्लासेस हैं एंड देन फ्रीक्वेंसी है। पहली क्लास पहली जो क्लास है वो मेरे पास है 5 to 7, five to 7, second class from 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16, this is 14, and then last one is 17 to 19. फ्रीक्वेंसी इसके पास आ रही है 3, 8, 6, 3 and 2। तो आपने मुझे डेटा की शेप बतानी है। रिमेंबर, शेप बताने के लिए हम जो ग्राफ स्केच करेंगे
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या उसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व भी कॉल करते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर आपको लेने हैं डेटा के मिड पॉइंट्स एंड ऑन वाई एक्सिस frequency and on y axis there should be frequency। ठीक है जी, तो अब आपने स्केच करना है और मैं आपको उसका जो प्रोसीजरल वे है ये मैं आपको शो कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका आइडिया हो। तो यू हैव अ 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और जो इसको सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेस करेगा और बताएगा जी कि मैंने इसका ग्राफ स्केच किया है, इसलिए स्केच किया कि मैं इसकी शेप पहचान सकूं। तो आपने अब बताना है कि इसकी जो शेप है वो कैसी है। जी, आपके पास कुछ टाइम है। जी, अजमल आपने इसकी शेप स्केच की है 726। जी जुवेरिया, आपने इसकी शेप स्केच की है? यस सर, मैंने की है और
मूड आ रहा है। जी देखें, ये जो ग्राफिकल वेज होते हैं ना, जितने भी ग्राफ होते हैं, वो आपको जस्ट एक रफ सा आइडिया प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेटली तो जाहिर है नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जाके कहते हैं जी डॉक्टर साहब मुझे जरा बुखार है, तो उसका ग्राफिकल वे ये है कि डॉक्टर साहब आपके हाथ पे माथे पर हाथ रख लेते हैं और देन गेस करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो माथा है गर्म है या नहीं। लेकिन शायद वो बड़ा एक्यूरेटली जो है वो नहीं आप गेस करके बता सकते कि हाँ जी इसको कितना बुखार है, वो तो फिर न्यूमेरिकली हम करेंगे। तो ट्रू कि आप जस्ट एक रफली आइडिया जरूर जनरेट कर सकते हो कि किस तरह से आप रफली जो है वो ग्राफ वगैरह जो है, रफली ग्राफ जो है वो आप डिस्कस करके एंड देन उसकी वैल्यूज जो है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है कि ये जो ग्राफ आपके पास आ रहा है ये बेसिकली कुछ अगर मैं रफली स्केच करूं तो शायद ये जो ग्राफ की जो शेप बनती है, ये जो शेप बनती है ये तकरीबन कुछ ऐसे करके लिटिल बिट राइट स्क्यूड जो है वो शेप है। ये ग्राफिकल वे है और आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके हम बकायदा इसका न्यूमेरिकल वे भी डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकली हम किस तरह से जो है वो डिस्कस कर सकें। तो कॉन्सेप्ट ये था फिलहाल कि किस ग्राफ की मदद से आप डेटे की नेचर या शेप पहचान सकते हैं, और हमें शेप या नेचर पहचानना इसलिए रिक्वायर होगा कि हमें स्टैट्स के फार्मूले पिक करने हैं, किस तरह से हैंडल करें। तो हम कहेंगे इसकी जरा शेप तो बताओ, तो मे भी एग्जाम में ज़ाहिर ग्राफ बनाना तो नहीं आएगा, मे भी एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का ग्राफ वो स्केच करके दे और आपसे क्वेश्चन एक्चुअली वो ये करे कि ग्राफ तो वो स्केच करके आपको दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन वो आपसे जस्ट ये करे कि जी इसकी जो शेप है वो आपने बतानी है कि इसकी शेप जो है वो राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। जस्ट इतना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और कल वाली बात कि जी ये कैसे पता चलता है राइट स्क्यूड लेफ्ट स्क्यूड, तो जिसको तो पता है कि जी हम मैक्सिमम से एक लाइन छोटी सी लगा के देखेंगे कौन सी टेल जो है वो जरा एक्सटेंडेड है, तो उसी हिसाब से हम इसकी कर्व की पहचान लेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व है बेसिकली वो हेल्पफुल है डेटा की शेप को पहचानने में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफिक है ये इसका लास्ट ग्राफ है, बस इतने ही ग्राफ हमारे कोर्स में है, और उस ग्राफ को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब जरा इसके साथ ये वर्ड लगा लें, क्या बन गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें आपको याद यह रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने फ्रीक्वेंसीज लेनी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेनी है। याद है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, आप पिछली फ्रीक्वेंसी भी उसमें क्या कर देते हो, उसमें ऐड कर देते हो। और अल्टरनेटिवली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम ऑजिफ के नाम से याद करते हैं, ऑजिफ। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब मुझे कैसे पता चलता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था? मैंने तो नहीं पेपर दिए, या ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ये मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर, वो आके बताते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन आया था। और आई कैप एक्चुअली किया क्या हुआ है, आई कैप ने समझ लें कि एक बैंक बनाया हुआ है, हाँ ठीक है बैंक, और उस बैंक में पैसे नहीं क्वेश्चन जमा किए हुए हैं उन्होंने। जिस तरह से बैंक में पैसे रखते हैं, उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ एक, और उस क्वेश्चन बैंक में उन्होंने मे बी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऐसी एग्जांपल कर रहा हूं, 5000 क्वेश्चन मुख्तलिफ टीचर से बना के और क्वेश्चन बैंक में रख दिए। जब भी कोई स्टूडेंट पेपर के लिए अटेम्प्ट करता है तो उन्होंने प्रोग्रामिंग की हुई है, और वो उसमें से कंप्यूटर रैंडमली 70 क्वेश्चन निकाल के स्टूडेंट को दे देता है। हो सकता है जो रोल नंबर 1 आए उसका क्वेश्चन नंबर 3, 9,
10, 105 इस तरह के क्वेश्चंस कर करा के उसके 70 क्वेश्चन पूरे हो जाए। साथ वाला जो स्टूडेंट होगा उसके 70 क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, मे भी कोई रिपीट हो जाए और वो किसी भी नंबर पे जाके रिपीट हो सकता है, लेकिन अगली अटेम्प्ट में जो बच्चे आएंगे, अगले साल जो बच्चे आएंगे, क्वेश्चन उनके लिए भी यही 5000 होंगे, मे भी कोई उन्होंने बीच में कुछ ज्यादा भी शामिल कर लिए हो। तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट आके बता देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो अगले साल फिर रिपीट होंगे, फिर आ सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अल्टरनेटिवली इसे ऑजिफ के नाम से याद करते हैं। हर साल ये क्वेश्चन 2-4 बच्चों को आ जाता है, मैं कॉलेज वालों को पूछता हूँ और कहते हैं हाँ सर आपने हमें कहा था क्लास में कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो मुझे आ गया। तो इसलिए मे बी ये आपको आ जाए, बड़ा सिंपल सा है कि जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो उसका अल्टरनेटिव नेम है ऑजिव। अब ऑजिव बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे नॉट मिड पॉइंट्स, अपर क्लास बाउंड्रीज अपर, और वाई एक्सिस पे क्या, क्यूमुलेटिव एंड देन फ्रीक्वेंसी, अपर क्लास बाउंड्रीज अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का डेटा सेट है। फिलहाल ये नहीं आपने कॉलम पढ़ना, फिलहाल कह रहा हूं 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 40 तक आ रहे हैं, जिनके मार्क्स जो हैं इट रेंज एनीवेयर फ्रॉम 30 टू 40। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स रेंज फ्रॉम 41 टू 50। ये मार्क्स है ना, हमें फ्रीक्वेंसी का पता है, स्टूडेंट ही हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब चूंकि आपको यहां पर अपर क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड हैं, तो क्या नोट करें, ये लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, इनमें गैप है, ये लिमिट्स हैं। बाउंड्रीज बनानी हो तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, हाफ कर देते हैं, लोअर से माइनस करते हैं, अपर में प्लस करते हैं। जब आप अपर में प्लस करेंगे तो ये 40.5 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी जो है वो अपर बाउंड्रीज बना ली, अपर बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें यहां क्यूमुलेटिव रिक्वायर है। फर्स्ट की तो वही आ जाएगी, फिर आपको पता है 20 में 30 ऐड करेंगे 50 आएगा, 50 में ये 60 ऐड करेंगे 110 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये अपर बाउंड्रीज आ जाएगी। एक्स एक्सिस पे आपने अपर बाउंड्रीज ले लेनी है, तो ये देखिए मैंने अपर बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, 40.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, again 50.5 cumulative frequency 50, 50.5 cumulative frequency 50, then 60.5 cumulative frequency, then 70.5 and cumulative frequency, then 80.5 and cumulative frequency and so on. अब क्वेश्चन ये है कि जी ये तो डेटे में है ही नहीं, बिल्कुल सही है, ये डेटे में है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, इससे पहले एक अपर बाउंड्री खुद ले लें। कितना डिफरेंस चल रहा है नोट करें, बस जितने डिफरेंस के साथ ये रीडिंग्स चल रही हैं, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि इससे पिछली वाली बाउंड्री क्या होगी, 29.5 होगी ना, इस तरह से ये आ रही है। अब 29.5 से बिलो कितनी रीडिंग है डेटा में, 29.5 से बिलो तो डेटा में कोई रीडिंग ही नहीं है, क्योंकि डेटा ही 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये वाला पॉइंट भी रखने के बाद इसको ग्राफ का हिस्सा बना देंगे, क्लोज हो जाएगा, और जो आखिरी रीडिंग्स है उसको कुछ लोग कहते हैं जी क्लोज कर दिया करें ताकि ये पॉलीगॉन वाली सही पिक्चर तो बन जाए, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसे ही ठीक है। बहरहाल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब एक्चुअली इसका एडवांटेज क्या है, फायदा या एडवांटेज इसका ये है, लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स
got marks 62 or below. रिमेंबर मार्क्स इस साइड पर आ रहे हैं, मार्क्स. अगर मुझसे कोई पूछता है कि 40.5 से बिलो कितने स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं, तो आप स्केच करके बता सकते हैं कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो है वो 40.5 या उससे कम है. और अगर कोई पूछे कि 70.5 से बिलो कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो मैं इसको स्केच करूंगा. इसको स्केच किया एंड देन एक्सप्लेन कर दिया इसको कि ये वाली रीडिंग जो है वो कितनी आ रही है, एंड देन मार्क इट, दैट इज 130, है ना. लाइन मैंने यहां से स्केच कर दी और कह दिया ये 130 रीडिंग जो है वो आ जाएगी. ठीक. लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो तो है कि 62 तो यहां पर आ ही नहीं रहे. आप खुद ही गेस करेंगे अब कि 62 अप्रोक्सीमेटली डेटे में कहां पर आएगा. तो राउंड अबाउट 62 यहां पर आता है. ठीक है ना, 60. और इसको वर्टिकली आप लोग स्केच कर दें. ये सिर्फ रफ सी फिगर है. और क्वेश्चन है कि जी 115 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जो मार्क्स होंगे वो 62 या उससे बिलो होंगे. सेकंड क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स 95 आर अबव इट. 95 आर अबव इट. 95 किधर है? 95 तो इसमें है ही नहीं. इसी तरह से आप अप्रोक्सीमेटली लाइन स्केच करेंगे और उसे वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे. रिमेंबर 190 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 95 या उससे बिलो हैं. क्योंकि हमने वे जो 190 आता है ना, वो यहां से आता है ना, ऐसे करके स्केच करेंगे तो फिर वो आएगा ना. वो जो आपके पास एक नंबर है वो वाला, वो इस तरह से आएगा 95 आर बिलो 8. ये. और उसने पूछा था 95 से अबव, तो ये वाले बनते हैं. टोटल 200 है. 190 के नंबर 95 से कम है, तो फिर अबव वाले कितने हो जाएंगे? जस्ट 10. ठीक है ना. तो ये जो ग्राफ होता है ये आपको उनका भी बता सकता है जिनसे आपको आइडिया भी नहीं होता प्रॉपरली कि जी ये क्या रीडिंग्स है. आप जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स got how many students got 75 or below. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 75 और बिलो है. ऑप्शंस जो इस क्वेश्चन के लिए हैं, रफली सी ऑप्शंस वो मैं आपको दे रहा हूं. ए 160, बी 110, सी 140, डी 80. ये फर्ज करें आपको क्वेश्चन जो है वो दिया गया. सॉल्व करें और मुझे बताएं कि विच वन इज द ट्रू ऑप्शन. जी, सैयद ऑन अब्बास.
तनवीर, यस सर। तनवीर 140। यस सर। जी, क्या आपका आंसर है? सर सी ऑप्शन है 140। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है 140। अब देखें यहां पर एग्जाम में भी बड़ा ही क्लियर होगा। एक एक टेक्निक होती है कि आप तो ट्रू आंसर बताएं, और दूसरी टेक्निक होती है कि जी चले ट्रू आंसर तो नहीं पता चल रहा, रॉन्ग आंसर इसमें से एक्सक्लूड कर दें। अब आप नोट करते हो कि ये 75 है, राउंड अबाउट अगर आप इस पे मार्क करो तो ये 75 के राउंड अबाउट बनता है, 75। और जब आप इसको 75 को यहां पर लेके जाते हो तो ये फिगर आपको मिलती है। फर्ज करें आप कह रहे हैं ये पता नहीं 142 है क्या है, 160 तो नहीं हो सकती, वो तो यहां पर जाएगी, आपने कहा ना ये गलत है, 110 ये कम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये 110 यहां नहीं हो सकता, 140 फिलहाल कंफ्यूजन है, 80 हो सकता है ये, नहीं जी 80 तो यहां पर है, बस यही बचा है। तो यस, ये भी एग्जाम की एक टेक्निक होती है कि अगर हमें नहीं पता चल रहा कि विच वन इज द ट्रू आंसर, तो आप इसको उलट स्टार्ट करते हैं। आप कहें जी कि ओके कि हम इसकी रिवर्सिंग स्टार्ट करते हैं, गलत आंसर निकाल देते हैं। फर्ज करें 100, आप कहें जी ये मुझे छोटी है, ये 160 नहीं है, ये 110 नहीं है, ये 80 नहीं है, तो फिर चाहे आपको आंसर नहीं, एक्यूरेट आंसर नहीं पता था, लेकिन 3 में शॉर्टी है जी कि ये नहीं है, तो फिर यही बचता है, यही 100% ट्रू आंसर आ जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम ऐसी फिगर्स भी नोट कर लेते हैं जो कि डेटा में ही एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज, उसको भी इसमें क्यूमुलेट कर दिया जाता है और फिर ग्राफ स्केच किया जाता है। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, फर्ज करें यहां पर ये कोई मार्क्स नहीं है, यहां पर डेट है, 26 मार्च है, 27 मार्च है, 28 मार्च है, 29 मार्च है, तो ये फर्ज करें कि ये कोई डेट है, ठीक। पहली 26 मार्च को कितना कोरोना पेशेंट आए, 27 तक कितने हो गए, इस दिन 2 आए थे, इस दिन 3 आए थे, 3 और 2 5 हो गए टोटल, अगले दिन 5 और आए, यहां तक टोटल कितने हो गए जी, 10 हो गए, एंड सो ऑन। तो ये कर्व बढ़ती जा रही है। हमारी एक्चुअली वो कहते हैं जी कि कल भी मैंने थोड़ा सा स्केच किया था, चाइना की कर्व जो है वो ऐसे चले गई है, फ्लैट। इसका मतलब है कि वहां वो डिजीज जो है वो कंट्रोल में आ गई है। बाकी जितने कंट्रीज हैं सबकी कर्व अभी भी ये चल रही है, अमेरिका की है, फ्रांस की है, स्पेन की है, पाकिस्तान की है। जब तक ये कर्व्स इस तरह से नहीं चलेंगी और इवन डिक्लाइन नहीं होंगी, उस वक्त तक हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज अंडर कंट्रोल, स्प्रेड बढ़ती ही जाएगी। तो वो अगर आप कभी देख के ना, आज ऐसी जरा थोड़ा से ग्राफिकल व्यू ऑफ द कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड ऐसे करके डेटा कुछ लिखें तो ग्राफ है, तो आपको वहां पर ऑजिव बनी हुई मिलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगी, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में अपर साइड पर होगी, और देखेंगे कि किसी कंट्री की वो फ्लैट हो रही होगी और किसी की स्टिल राइजिंग में होगी। इसका मतलब अगली फ्रीक्वेंसी और इसमें ऐड हो गई, अगली इसमें और ऐड हो गई। और अगर आप कह रहे हो जी कि अगली फ्रीक्वेंसी 0 ऐड है, तो 0 के बाद भी यही रीडिंग रहेगी, फिर फ्रीक्वेंसी 0 के बाद भी रीडिंग और तो नहीं मजीद जाएगी, तो वह फिर कर्व फ्लैट हो जाएगी और हम कह देंगे कि नाउ द डिजीज और द वायरस इज इन नाउ अंडर द कंट्रोल, ठीक। तो इस तरह से हम ऑजिव से एक्यूरेटली डेटा सेट जो है वो बना सकते हैं। आल्दो मैंने आपको एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहा था कि इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट ह्यूज डेटा, बहुत बड़ा डेटा सेट्स हो तो आप चंद ग्रुप्स में, चंद लाइनों में, 6 लाइनों में, 6 ग्रुप्स में सारा दे डाल, ये तो इसका एडवांटेज है। मैंने इसका एक डिसएडवांटेज भी डिस्कस किया था। डिसएडवांटेज, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रुपिंग प्रोसेस। ये नहीं इसमें आप बता सकते कि पहला जो ग्रुप है उसमें जो 6 रीडिंग्स हैं वो एक्चुअल क्या हैं, इसलिए कि वो रीडिंग तो 87 थी या 89 थी या वो 90 थी, लेकिन जब आपने उसको लिखा, आपने इसकी जगह भी लाइन, इसकी जगह भी लाइन, इसकी जगह भी लाइन,
तो आपने सब जगह से लाइनें जो हैं वो आपने ले ली, लेकिन जब आपको बारी आई उसको एक्सप्लेन करने की और ये आपने रब कर दिया है, पिछला आपने रब कर दिया है, अब आप कहेंगे कि जी अब ये लाइनें 3 रह गई हैं, इससे क्या पता चला ये किसकी लाइन है, दूसरी से क्या पता चला ये किसी की लाइन है, तीसरी से क्या पता चलता है ये किसकी लाइन है। तो लाइनें ही हमारे पास रह जाएंगी, ये एक लाइन रह गई, ये एक लाइन रह गई और ये एक लाइन रह गई। लेकिन इन लाइनों से कम ये चीज नहीं आपको पता चल सकती कि इसमें 87 कौन है, 88 कौन है और 89 कौन है। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। क्या अज्यूम करते हैं? वी अज्यूम दैट ईच ऑब्जर्वेशन इज क्लास इज अज्यूम्ड बी एट द सेंटर ऑफ द क्लास, जिसे हम मिड वैल्यू कहते हैं। तो ये तो तीनों काम हमने कर लिया, एडवांटेज भी देख लिया, डिसएडवांटेज भी देख लिया और अज्यूम भी किया कि अच्छा जी ये डिसएडवांटेज है, तो फिर ईच ऑब्जर्वेशन को अगर अज्यूम करना पड़े तो कहां अज्यूम करें? तो हम कहते हैं एट द मिडल ऑफ द क्लास करें। लेकिन क्वेश्चन ये है, फर्ज करें कोई क्वेश्चन ये करता है कि जी अगर ये वाला जो डिसएडवांटेज है इसमें है, मैं ये assumption यूज नहीं करता, मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं डेटा कंपैक्ट फॉर्म में भी आए, लेकिन अगर मुझे ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन पढ़ने की जरूरत हो तो मैं उस ओरिजिनल डेटा को पढ़ भी सकूं। ओके, तो फिर आप स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में डेटा को प्रेजेंट करेंगे। अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, जिसमें डेटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी आ जाता है, यानी कि ग्रुप्स वगैरह भी बन जाते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिसएडवांटेज के तौर पे वो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो भी रिटेन रहती है। वो भी आप ओरिजिनल वैल्यू भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि इस ग्रुप में टोटल वैल्यू कितनी है, जैसे फ्रीक्वेंसी में बताते थे कि जी पहले ग्रुप में टोटल वैल्यू 6 है, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बताते थे। स्टेम लीफ में बता सकते हैं। अब स्टेम लीफ में बाकी तो डिस्क्रिप्शन आप खैर देख लेंगे। सिंपल इज दैट जब भी आप कोई नंबर लिखें, ये नंबर होता है यूनिट प्लेस पे और ये 10th प्लेस पे एंड देन 100 प्लेस, ये आपको पता है। तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा, यूनिट प्लेस पे, मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसको रेड किया हुआ है, इसे हम कह देंगे ये इस नंबर का लीफ यूनिट है, पत्ता। कोई भी नंबर लिखते हैं ना हम, यूनिट पर एक ही नंबर होगा, दो तो नहीं हो सकते ना। वो अगला जो नंबर है वो तो 10th प्लेस का नंबर होगा, अगला 100 एंड सो ऑन। तो लीफ यूनिट, और बाकी जो डिजिट बच जाए, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3, उसे स्टेम यूनिट कहते हैं। तो हर नंबर में एक लीफ यूनिट होगा, एक स्टेम यूनिट होगा। जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो लीफ यूनिट कहलाएगा और जो 10th प्लेस पे नंबर होगा वो स्टेम यूनिट कहलाएगा। तो 32 में 2 जो है वो लीफ है और 3 जो है वो स्टेम है। नंबर आ गया 132। 132 यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, सिर्फ हमें लीफ यूनिट रिक्वायर है, जो बाकी बच जाएंगे वो स्टेम होंगे। तो 132 का लीफ यूनिट जो है वो 2 है और जो स्टेम यूनिट है वो 13। फर्ज करें नंबर ही सिंगल डिजिट का है, नंबर ही सिर्फ 2 है, 2, तो ये यूनिट प्लेस का नंबर है। आप कहें जी मैं अगर आपसे पूछूं कि जी बाकी, आप कहें जी है ही नहीं, तो 10th प्लेस इसका 0। तो जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं आप कह लें कि वो लीफ होता है, और उसके अगर स्टेम की बात करें तो 0। और नोट करें जब भी बैंकर कम से कम इस तरह के नंबर्स लिखते हैं ना, तो वो कहते हैं कहीं चीटिंग करके कोई इधर 20,000 ना लिख ले तो वो 02 लिखेंगे, इस तरह से वो टेक्निकली लिखते हैं। तो देन किसी भी नंबर को स्टेम लीफ में डिवाइड करना हो, डिजिट एट द यूनिट प्लेस is the stem leaf unit and the remaining digit are digits. It may be a 1, it may be a 2. The remaining digits are the stem unit. So we divide each number into stem and leaf units. Okay? और दूसरी बात कि ये बहुत बड़े डेटा सेट के लिए ये हम यूज नहीं करते। मतलब अगर हमारे पास कोई 500, 600 के राउंड अबाउट वैल्यूज हैं और आप कहें जी उसका स्टेम लीफ बना लें, क्योंकि उसमें जरा हमने डिटेल्स भी देनी होती है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कोई 40-50 के राउंड अबाउट अगर कोई डेटा वैल्यूज हो तो देन हम उसका स्टेम लीफ जो है वो प्रेफरेबली बनाते हैं। अब स्टेम लीफ सिंपल है, हर नंबर को डिवाइड कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सरसाइज है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बाय फर्स्ट पार्ट टेकिंग 10 units as the width of the class, taking 5 units as the width of the class, taking 10 units as the width of the class and taking 5 units as the width of the class. ये स्टूडेंट के मार्क्स ही समझ लें, पहले के 32 आ रहे हैं, फिर 45 आ रहा है, फिर 38 आ रहा है, एंड सो ऑन. आपने डेटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नोट कर लें. दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज द मिनिमम. 32 इसका स्टेम है 3, 68 इसका स्टेम है 6. अब आपने क्या करना है, सारे स्टेम यूनिट लिख लेने हैं. 3 6 तक जाना है, 4 5 6 ऐसे चलेगा ना. 3 के बाद 4 ही आएगा ना स्टेम यूनिट. 3 4 5 6 और एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी है, वर्टिकल लाइन. अब जो पहली रीडिंग है 32, इसका स्टेम 3 है, लीफ इसका क्या है 2. स्टेम तो मैंने लिखा हुआ है, बस इसका लीफ इधर लगा दे लाइन की दूसरी साइड पे. लाइन की लेफ्ट साइड पर स्टेम, लाइन की राइट साइड पर लीफ आपने लिख देना है. 45 4 तो लिखा हुआ, 5 इसके साथ लगा दिया. 38. अच्छा, कुछ लोग कॉमा यूज कर लेते हैं और कुछ जो हैं या कुछ राइटर्स जो हैं वो कॉमा यूज नहीं करते, कहते जी अंडरस्टूड है. तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं. 38 लिख दिया. 41 लिखना है, 41 लिख दिया. 49 लिखना है, 36 लिखना है, एंड सो ऑन. क्योंकि अब हमें पता चल गया कि सिंपली हमने क्या चीजें जो है वो परफॉर्म करनी है. तो देन हम उसी तरह से स्टेम यूनिट लिख देंगे. स्टेम यूनिट मिनिमम से मैक्सिमम स्टेम तक जाएंगे और साथ इसके लीफ अटैच कर देंगे. अब देखें, जो क्लास आज नहीं पढ़ रहे, मैं अगर पूछूं कि पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तो वो कहेंगे 286 लिखा हुआ है. यस, मैथमेटिक्स में तो 286 ही नजर आ रहा है. लेकिन जो क्लास पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ लीफ है, नंबर तो स्टेम के साथ भी मिलाना है. तो वो फिर इसको मिला के पढ़ेंगे, वो कहेंगे ये तो 32 लिखा हुआ है. बिल्कुल सही है. ये 38 लिखा हुआ है, ये 36 लिखा हुआ है, ये 56 लिखा हुआ है, ये 59 लिखा हुआ है. तो वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं. वरना वो तो पढ़ेगा इसके ये तो 519 लिखा हुआ है, और आप कहेंगे नहीं ये 45 41 और 49 जो है वो चीज मेंशन है. तो स्टेम लीफ में यही हम एडवांटेज लेते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं उसको. अब देखें, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि 30 से लेके 39 तक का जो ग्रुप है, इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो देखें ये जो ग्रुप है ना, ये वाला 3, चूंकि 30 से लेके 39 तक जितने नंबर हैं, 10 नंबर बनते हैं ना, 30 भी शामिल करें, 30 31 32 39 10 नंबर बनते हैं. इन 10 के 10 नंबर का स्टेम 3 ही होगा. और ये जो 4 स्टेम है वो उन तमाम नंबर का स्टेम 4 होगा जो 40 से लेके 49 तक जितने भी नंबर होंगे. ठीक है ना, 41 42 43 44 45 सबका 9 होगा. तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब हम 3 के बाद आप 4 स्टेम तक जाते हो, 3 के बाद 4th स्टेम तक आप जाते हो, तो बेसिकली आप 10 यूनिट के बाद, 10 नंबर के बाद ये स्टेम बदलेगा. ये 10 नंबर जब पूरे हो जाएंगे ना, 30 31 2 3 39, जब ये 10 नंबर पूरे हो जाएंगे फिर इसका स्टेम बदल जाएगा, फिर स्टेम 4 स्टार्ट होगा. इस वजह से इसे हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेम यूनिट है ये 10 नंबर्स का रिप्रेजेंट कर रहा है. 10 यूनिट 10 नंबर्स के बाद ये बदलता है ना, ये 10 नंबर्स 30 31 32 फिर जाके 40 आएगा, तो स्टेम 3 की बजाय जो है वो हम 4 स्टार्ट करेंगे. अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि ये जो लीफ यूनिट होते हैं, वैसे इस एग्जांपल में तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एग्जामिनर आपको इंटेंशनली कहता नहीं 5 यूनिट के बाद स्टेम बदल दे, 5 यूनिट एज द विड्थ ऑफ द क्लास. अब 5 यूनिट के बाद स्टेम बदलना है, तो 5 यूनिट के बाद स्टेम बदलने के लिए फिलहाल पहले तो हमने 32
3 4 5 6 7 8 और 9, 10 के बाद स्टेम बदला था। अब वो कहता है 5 नंबर के बाद ही बदल दें, 1 2 3 4 5, इसके बाद ही बदल दें। अब आप नोट करें कि जो स्टेम की डेफिनेशन है, आप कहें चलें जी इस क्लास का स्टेम तो 3 है, इस क्लास में आ जाए तो स्टेम तो इस क्लास का भी 3 ही होगा। आप कहें जी कि ये तो फिर 3 ही बनता है, तो कोई बात नहीं, 2 दफा 3 लिख दें, 2 दफा 3 लिख दें, 2 दफा 4 लिख दें, 2 दफा 4 लिख दें, 2 दफा 4 लिख दें, 4 and 4 क्या चल रहा है, 4 and 4 2 दफा लिख दें। ठीक, अब इस चीज को गेट करने के लिए 2 दफा हर स्टेम लिख देंगे, 2 दफा 3 लिख दिया, 2 दफा 4 लिख दिया, 2 दफा 5, 2 दफा 6 लिख दिया, 2 दफा 6 लिख दिया। लेकिन अब फर्क क्या है, मैंने ऐसे ही, जरूरी नहीं होता, लेकिन मैंने जरा क्लियर करने के लिए ना इसके साथ जरा सिंबल मैंने लैदा लगा और दोनों को इधर इंडिकेट भी कर दिया। मैंने कहा जो स्टैरिक आएगा, जिस स्टेम के साथ स्टैरिक लगा हुआ होगा, उसके लीव 0 से 4 तक ही हो सकते हैं। देखिए मैंने जो पहली क्लास बनाई थी वो ये बनाई थी ना, और मैंने कहा था ये 5 की क्लास पूरी होगी, तो देखिए जरा इसके लीफ, इसका लीफ 5 नहीं हो सकता, वो अगले स्टेम के साथ जाएगा। तो जो डॉट के साथ हैं उसके लीफ जो है वो 5 to 9 हो सकते हैं। तो कोई लोग सिंबल लगा देते हैं, वो कोई कहता है कि अंडरस्टूड है कि 0 से 4 तक इसके साथ लीफ लगे आएंगे, और कोई भी लीफ अगर 4 से बढ़ेगा लेकिन स्टेम उसका 3 होगा। जैसे 38 है, इसका स्टेम तो 3 है, आप कहीं 2 जगह 3 लिखा हुआ है, इसका लीफ 4 से बढ़ गया तो इधर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि लीफ ना बहुत समटाइम बड़े लेंथी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं जरा आधे आधे करके, आधे एक के साथ लगा देते हैं और आधे लीफ जो है वो एक के साथ हम लगा देते हैं, एंड देन हम कह देते हैं कि डेटा को हमने ट्रूली प्रेजेंट कर दिया। अब मैं छोटी सी ऐसे ही एक एग्जांपल है कि मैं इसका क्या यूज करता हूं या मैं इससे क्या एडवांटेज लेता हूं। हमारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है, स्टूडेंट्स के हम पेपर मार्क कर लेते हैं और हमने स्टूडेंट्स को नंबर बता देते हैं, भाई आपका पेपर दिया था एग्जाम में और आपके इतने नंबर या इतने मार्क्स आपने गेट किए। अब यूनिवर्सिटी कहती है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आप दूसरे स्टूडेंट को एक्सपोज नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। फर्ज करें एक स्टूडेंट आता है और आके मुझसे पूछता है कि सर मेरे कितने नंबर आए हैं पेपर में, तो मैं उसे कह देता हूं कि भाई आपके 32 मार्क्स आए हैं पेपर में। वो कहता है जी कि मुझे एक बार बाकी स्टूडेंट्स के नंबर भी बता दे। मैं उसे कहता हूं कि नहीं भी, बाकियों के तो नंबर कॉन्फिडेंशियल है, यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, आपने क्या करने हैं। वो कहता सर मैंने तो बस कंपैरिजन ही करना था, अगर तो 32 नंबर्स बाकी लोग मुझसे कम है तो फिर तो मेरे नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर बाकी लोगों के नंबर्स जो हैं वो मुझसे ज्यादा हैं, ये तो फिर इतने बेहतर नहीं है। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये तो नहीं मैं बता सकता कि फलां के ए स्टूडेंट के कितने नंबर हैं, बी के कितने हैं, वो तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो हाँ, मैं कहता हूँ जॉब बोर्ड पे जाओ, नोटिस बोर्ड पे जाके देखो मैंने आपकी क्लास का रिजल्ट लगाया हुआ है। अब वो जब नोटिस बोर्ड पर आता है तो नोटिस बोर्ड पर उसे क्लास का रिजल्ट लग, फर्ज करें यही क्लास के नंबर थे और उसे नोटिस बोर्ड पर क्लास का रिजल्ट मिलता है। अब वो जो शख्स मेरे पास आया था वो अपने नंबर ढूंढता है, वो कहता है ये 32 तो ये है। क्या उसे पता चल गया वो क्लास के बिल्कुल बॉटम पे खड़ा है? यस, उसे फौरन पता चल गया जी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबके नंबर ही उससे ज्यादा हैं। एक के नंबर 38 है, 36 45 वाला भी है, 49 वाला भी है, और इवन लास्ट 68 नंबर भी किसी ने लिए, टॉप भी 68 वाले ने किया हुआ है। अच्छा, क्या ये जो स्टूडेंट है जिसके नंबर 32 है उसे तो अपने नंबर पता चल गए, बाकी क्लास के नंबर भी पढ़ रहा है, बाकी क्लास के नंबर भी वो पढ़ रहा है, क्या उसे पता है कि ये 38 नंबर किसके हैं?
स्टूडेंट ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, किसी एक के हैं, लेकिन उसे नहीं पता ये नंबर किसके हैं। पूरी क्लास में से सिर्फ उसे पता है जिसके ये 38 हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट को पता ये किसके हैं। तो देखें, डेटा सारे लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग पूरा डेटा पढ़ रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन हर एक के पास अपनी अपनी आती है, बाकी ये हिडन है। देख सारे रहे हैं, वो कहते हैं ना, वो क्या, वो जीतो पाकिस्तान लगता है, वो ऑडियंस से पूछते हैं, सारे ऑडियंस देख रहे होते हैं कि जी वो क्या 10 ग्राम सोना किस डिब्बे में है, 1 में, 2 में, तो सारे कह रहे होते हैं 9 में, कोई 7 में। तो बाद में वो कह रहा होता है, होस्ट जो होता है, कहता है इन्होंने कख पता नहीं। तो बिल्कुल, बाकी देख सारे रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने कख समझ नहीं आती स्टूडेंट को कि कौन सा डेटा किसका है। सिर्फ अपना अपना डेटा सारे लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक, तो अब अगर कोई इसके रेलेवेंट, ये मैंने फिर ऐसे ही एक एक्सरसाइज की, एक थोड़ा सा लेंथी डेटा सेट ले लिया, और इस लेंथी डेटा सेट के बाद मैंने उसका ऐसे जरा स्टेम लीफ में उसे प्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू डेटा की वो 70 आ रही थी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो शायद 132 थी। एक दफा तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो 7 से मैंने स्टेम को स्टार्ट किया है और 13 तक मैंने स्टेम को लेके जाना है। जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगी 85, 84 वो लिखते जाएंगे। अच्छा, एक पैटर्न ये भी होता है कि कुछ जैसे मैंने, आप कहें जी पहले तो 85 आ रही है और आपने पहले 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड स्टेम लीफ। तो ऑर्डर्ड स्टेम लीफ में क्या करते हैं कि लीफ रफली हम बना लेते हैं, रफली बना लेते हैं और बाद में लीफ को ऑर्डर करके लिखते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट लीफ पहले लिखते हैं और लार्जर लीफ और डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है ना। 70, 75, 78, 79, 84, 85, 85, 88 तो ऑर्डर्ड हो जाता है। तो लीफ को हम ऑर्डर्ड करके लिखते हैं, यानी कि एक दफा लीफ लिख लेते हैं और उसको हम फिर, लाजमी नहीं है, उसको बुक्स वाले कह देते हैं स्टेम लीफ और इसे कह देते हैं ऑर्डर्ड स्टेम लीफ। तो अगर आप लीफ को ऑर्डर करके लिख दें, स्टेम तो पहले ऑर्डर में लिखे होते हैं ना 7, 8, 9, 10, सिर्फ लीफ को अगर आप ऑर्डर करके लिख दोगे तो देन आप सारे का सारा जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी। अब आपके जो से भी पीछे आपने मैंने स्टार्ट किया था कुछ यहां से, ठीक, ये स्टेप्स हमने परफॉर्म किए थे और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स। इसके रेलेवेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रॉब्लम आपने मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे पूछ लें कि जी हमें फलां में ये इशू आ रहा है, तो आप हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप पहले हैंड रेज कर लें जिस जिसको प्रॉब्लम है, फिर मैं टर्न बाय टर्न आपकी क्वेरीज के आंसर करूंगा। जी तनवीर शरीफ, आपको क्या क्वेरी है? सर ये जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था एग्जांपल, उसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है सर, उसकी नहीं मुझे समझ आई हो, मैं आप रीड करके बता देता हूँ। मैं उसको ले आता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे आप कह रहे हैं? यस सर, एग्जांपल के नीचे नोट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल के नीचे नोट लिखा हुआ है। जी मुझे नहीं टेबल के नीचे लिखा हुआ था सर। टेबल के नीचे इधर नहीं, या इसके नीचे लिखा हुआ, लेकिन इधर तो नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी बोले। If in a frequency table either the lower limit of the first class or the upper limit of the last class in a is not a fixed number, then the classes are called open-end classes. बिल्कुल सही है, ठीक है। आई डोंट नो कि स्लाइड में किसी जगह से ये मिस हुआ है या क्या हुआ, बिल्कुल सही है। अच्छा, समटाइम क्वेश्चन जो है वो इन्होंने एक्चुअली ये किया है कि कभी आप, और ऐसा ही होता है कि आप अगर किसी जगह पर अगर देखते हो तो आपको ना, फर्ज करें वो एज और आगे वही नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे होते हैं, एज ग्रुप्स उन्होंने बनाए होते हैं,
और पहला एज ग्रुप उन्होंने बनाया होता है बिलो 5, कि जी कितने लोग हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। फिर अगला उन्होंने ग्रुप बनाया होता है 5 से 10, 11 से 20, 21 से 30, और फिर उन्होंने लिख दिया होता है 31 एंड अबव, कुछ ऐसे भी वो, और उसके बाद वहां पर वो कुछ डेटा लिख देते हैं ऐसे करके। अब देखिए, जब आप कोई ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप में एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट आप लिखते हो। इन सब में तो है लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी है। इसकी अपर लिमिट तो है, लोअर मेंशन नहीं है, इससे लेस हो सकता है 1 साल वाला भी हो, 2 साल वाला भी हो, 3 साल वाला भी। अब यहां पर जो 2 लोग हैं उनकी एज 31 साल या उससे ज्यादा है। अब 31 साल से ज्यादा वाला हो सकता है, 131 साल का भी तो हो सकता है ना वो। तो इस वजह से कि कुछ टेबल्स में अगर पहली क्लास की लोअर लिमिट या आखिरी क्लास की अपर लिमिट ये डिफाइन ना हो, डिफाइन नहीं ना, बिलो 5 है, पता नहीं बिलो 5 कहां तक जाना है। अब बिलो 5 4 वाला है, 3 वाला है, 2 वाला है, वो अननो। अबव 31 पता नहीं उसके ऊपर कितना है। हाँ, यहां तक क्लियर है ना, 5 से 10, 10 से ऊपर तो नहीं है, 5 से नीचे तो नहीं है, तो ये तो दोनों फिक्स हो गए। तो ऐसी क्लासेस जिनमें पहली क्लास की लोअर लिमिट या अपर क्लास की जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट अगर डिफाइन ना हो तो उसको हम कह देते हैं ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड है, एंड उनके ओपन है, पहली क्लास का लोअर एंड ओपन है और आखिरी क्लास का अपर एंड ओपन है। तो अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया कि ये मिसिंग है। तो ये एग्जाम में भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, इफ द lower limit of the first class or the above limit of the last class is not defined, then what we call it as open end classes. Open end, खुले हुए ends, तो open end classes। हाँ जी तनवीर, आपको अब क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। सर एक और मैंने पूछना था, वैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं उसका या टेबल वगैरह बना रहे हैं जी, तो अगर वो गलत हो जाए तो हमने तो टेबल बना देना, पता कैसे चलेगा ये ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ? ये देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये सीख सॉल्व हुआ है, आंसर सही आ गया कि नहीं, ये तो नहीं पता चलेगा ना। तो इसमें एक तो बात बड़ी क्लियर है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है एमसीक्यूज का, उसमें ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि टेबल बनाना कम से कम आपको नहीं आएगा, ठीक। लेकिन उसके जो फीचर्स हैं, मतलब तो टेबल बना हुआ है उसमें आपको कह सकता है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएं, इसकी फलां चीज बनाएं। तो मैंने चूंकि डायरेक्टली टेबल लिख देता तो जाहिर है सबने मुझे क्वेश्चन करने तो सारी आपने कैसे लिख दिया है, ये 6 क्लासेस क्यों बनाई हैं। तो ये चीज अपने ज़हन में रखेंगे आप कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आपको कोई पूछेगा। लेकिन ये जरूर पूछेगा कि इफ वी हैव अ 30 वैल्यू, how many number of values are appropriate, how many classes are appropriate, what is the range of the data, वो range maximum, what is the midpoint, what is the cumulative, what is the relative, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी टेबल के रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे पूछ सकता है। लेकिन ये शायद कभी भी नहीं आपसे पूछेगा कि कन्वर्ट दिस डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल। वो चूंकि सारे क्वेश्चन टेबल के रेलेवेंट थे तो मैंने फिर डायरेक्टली उसको टेबल नहीं मैंने बनाया, बल्कि मैंने जस्ट जो है उसके रेलेवेंट आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। जी सैयद ऑन अब्बास, आपकी क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो आपने हिस्टोग्राम अनइक्वल वाला समझाया वो तब इंटरनेट कनेक्शन था, वो तो वो कट गया था, तो वो मुझे ठीक से समझ नहीं आया, एक दफा फिर हम ओके। जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की हिस्टोग्राम होती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की, उसके लिए हमने जो एक्स एक्सिस है वहां पर तो उसी तरह से क्लास बाउंड्रीज ही हमने मेंशन करनी है, ऑन एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज ही हमने मेंशन करनी है।
लेकिन जो y एक्सिस होगा, जो हमारे पास y एक्सिस है, वहां पर हम फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हम मेंशन किया करेंगे। ऑन एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी, ऑन y एक्सिस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब जब ये आपके पास डेटा सेट होगा, चूंकि हर क्लास की विड्थ इक्वल नहीं है, किसी क्लास की विड्थ 5 है, किसी की 10 है, माइनस करके देखते हैं ना, हम माइनस करके देखते हैं। हर क्लास की विड्थ चूंकि डिफरेंट है, तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। अगर वो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है उसकी लेंथ के मुताबिक। तो 10 का नंबर है 5 की विड्थ में, तो एडजस्टमेंट इसकी करेंगे विड्थ के हिसाब से, तो 2 बनती है। भाई वही बनती है ना कि 5 में 10 तो 1 में 2 बन गया। 15 की फ्रीक्वेंसी है 10 की विड्थ में, और 20 की फ्रीक्वेंसी है 20 की विड्थ में, तो आप इसके बाद इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करेंगे, तो देन आप ये टेबल जो है आप वो कंप्लीट कर सकते हैं कि y एक्सिस पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाए और x एक्सिस पे जो है वो उसी तरह से क्लास बाउंड्रीज। आई थिंक सो कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अरसलान, आपका क्वेश्चन। सर आपने बताया कि ये जो कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है सर जी, इसमें सर जो लास्ट पे है सर हम इसे क्लोज कर कुछ कहते हैं कि मतलब इसे क्लोज कर देते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं करते। नहीं तो सर अगर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है इसे क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम सर फिर क्या और नहीं, अब मतलब ये कुछ इतना ज्यादा, अगर ऐसी कोई भी देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो वैसे भी मजहब में भी, मैं अगर आपको ऐसे जरा थोड़ी सी बात करूं, कुछ चीजें स्टिल डिस्प्यूटेड चल रही हैं। मजहब की बात भी अगर कर लें तो हमें कहते हैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो अभी भी स्टिल डिस्प्यूटेड है, और जो बड़ी क्लियर है उनके लिए तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरह की थ्योरी सही है। कुछ दैट्स क्लोज कर दे दैट्स फाइन, ना करें तो दैट्स फाइन। तो एक तो फिर ये जो इस तरह के जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वो आपको कहें कि बोथ आर ट्रू, तो आप कह दें कि बिल्कुल ठीक है, क्लोज किया भी जा सकता है, ओपन एंड भी इसको रखा जा सकता है, तो बोथ आर ट्रू। और रूटीन में इस तरह के जो ऑप्शनल होते हैं जिसमें 2-2, 3-3 ऑप्शंस होती हैं, तो शायद वो एग्जामिनर चूंकि कहता है कि पता नहीं स्टूडेंट ने क्या बुक रीड की हुई है, इस तरह से उसने पढ़ा हुआ है, कहां से उसने नोट किया हुआ, तो वो फिर नहीं करता। वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन टाइप आ जाता है तो देन वो नहीं करता। अदरवाइज दोनों तरह से ही सही है। कोई कह दे जी क्लोज कर दें, आप कहेंगे ठीक है इट्स ट्रू, कोई कहेंगे जी क्लोज नहीं हो सकता, ओपन हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि बोथ ट्रू है। इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम हो? सर ये भी तो हो सकता है कि अगर मतलब उनके लिए सर क्लियर हो इसे सर क्लोज करना है या ओपन रहने देना है, उनके और लिए हमारे बात लिए नहीं, उनके लिए बात नहीं है। बात है लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। हम ये तो नहीं रहा है, जिसने पेपर बनाना है उसको तो स्टैटिस्टिक्स आती है ना, उसे तो पता है कि ये डिस्प्यूटेड मामला है, यानी कि डिस्प्यूटेड नहीं कहना चाहिए, बोथ ऑप्शन ठीक है। तो आंसर यही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आखिरी फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसको अपर बाउंड्री से ज्वाइन कर दें, दैट्स ट्रू, ज्वाइन ना करें, दैट्स ट्रू, दोनों ठीक है, दोनों तरह के। ओके सर, थैंक यू सर। जी जुवेरिया, आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन कल के जुवेरिया, एक तो आपने काम ये करना है कि अपना माइक चेंज करना है, ठीक है? या माइक चेंज करो या अपना गला चेंज करो, इसमें से आवाज निकलती नहीं है, कुछ खाया पिया भी करो। हाँ जी, अब क्वेश्चन करो। सर अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। ओके सर, तो मेरा क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में से है जी। कि हम लोग जब मिड पॉइंट लेते हैं तो हमेशा क्लास इंटरवल में से ही लेंगे? क्लास बाउंड्रीज में से नहीं, मिड पॉइंट आपने जब बनाने हैं, मैं से कर रहा हूं, जो मिड पॉइंट्स आपने बनाने हैं वो दोनों से ही आएंगे। ये इसे क्लास लिमिट्स बोलते हैं। क्लास इंटरवल तो होता है ना, लेंथ किसे कहते हैं, इसे हम सॉरी यस, क्लास लिमिट। हाँ, इसे तो हम क्लास लिमिट्स बोलते हैं और इसे बाउंड्रीज बोलते हैं। दोनों से ही सही आंसर आते हैं, आप करके देखें। डिवाइडेड बाय 2
या इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दोनों से 88 ही आंसर आता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जी अगर मिड पॉइंट लेने हैं तो आपको क्लास लिमिट्स नहीं क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, तो नो नीड, वो क्लास लिमिट से भी बन सकते हैं और वो क्लास बाउंड्री से भी बन सकते हैं। क्लास इंटरवल एक्चुअली से कहते हैं क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन था जी मिड पॉइंट कहां से बनाने हैं, तो आप लिमिट से भी बना सकते हो और आप बाउंड्री से भी बना सकते हो, दोनों से बन सकते हो। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? चलें जी, मेरा ख्याल है कि बाकी लोग जो हैं वो उनके कोई क्यूरीज नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। और कल आपने क्या करना है, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें आपने नेक्स्ट चैप्टर, आपको पता चल जाएगा कि यहां तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट मेरे पास इस वक्त नहीं है, वरना मैं पेज नंबर आपको बोल देता। तो वहां पर लिखा होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। यस, ये वही एवरेज है जिसे हम मीन भी बोल देते हैं। आप कहेंगे ये पूरा चैप्टर एवरेज का, यस पूरा चैप्टर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ एवरेज का, कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज। इसलिए कि एवरेज कैलकुलेट करने का कोई एक मेथड नहीं है, देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द एवरेज। अब क्वेश्चन ये है, क्या हर एवरेज का मेथड जो है यू विल गेट द सेम आंसर? सो द आंसर इज नो। हर देखें, एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है कि आपने पहुंचना वहीं पर होता है, आपका टारगेट वही होता है। अल्टरनेटिव्स में हमारा टारगेट वही होता है, पहुंचना एक ही जगह पर होता है, लेकिन उसको पहुंचने के बेस डिफरेंट हैं। यानी कि अगर आप कहेंगे ना कि ये हमारा टारगेट है, एक रास्ता ऐसे जाता है और एक जरा ऐसे चला जाता है, मे बी एक जरा आसान है, एक थोड़ा सा घूम घुमा के आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड है, कि जी आंसर तो सेम ही आने हैं, लेकिन चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें। छोटी सी एग्जांपल ये है कि मैंने एक नोटेशन लिखी थी और उसके बाद मैंने प्रूफ किया था कि ये वाली चीजें, क्या आपने इस चीज को कैलकुलेट हमने किया था ना कि इनसे आंसर तो सेम ही आते हैं, तो फिर ये दोनों फार्मूले आपस में क्या हो गए, अल्टरनेटिव हो गए, कि जी आंसर तो सेम ही आना है चाहे वो यूज करें ये हो। तो जो एवरेज के मेथड हमने पढ़ने हैं वो अल्टरनेटिव नहीं है। क्लियर? आपने उसको पहले पढ़ लेना है और मैं फिर आके इसको जो है वो आपसे जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।